प्रदेश की 4 नगर निगम के लिए नतीजे जो है घोषित हो गए हैं। मंडी नगर निगम में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, जबकि धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस ने भी नगर निगम चुनाव में उम्दा प्रदर्शन करते हुए 4 में से 2 नगर निगम में जीत दर्ज की है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए नगर निगम के चुनाव हिमाचल का सेमीफाइनल माना जा रहा है और अब नतीजों को 2022 से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, हिमाचल में 4 नगर निगमों के नतीजे आ चुके हैं। मंडी नगर निगम में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, तो वहीं पालमपुर और सोलन नगर निगम में कांग्रेस ने कब्जा किया। धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन यहाँ उसे मेयर बनाने के लिए निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। मंडी नगर निगम में 15 वार्ड में से बीजेपी ने 11 और कांग्रेस ने सिर्फ 4 वार्डों पर जीत हासिल की। पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पालमपुर के 15 वार्ड में कांग्रेस ने 11 वार्ड जीते, जबकि बीजेपी के खाते में 2 और 2 वार्ड निर्दलियों के खाते में आए। सोलन के 17 वार्डों में कांग्रेस ने 9, बीजेपी ने 7 और 1 वार्ड पर निर्दलीय की जीत हुई। धर्मशाला नगर निगम में 17 वार्ड है, जहां बीजेपी ने 8 वार्डों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को धर्मशाला नगर निगम में सिर्फ 5 वार्डों की जीत नसीब हुई है और 4 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गए। हिमाचल बीजेपी समेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नतीजों को बीजेपी और जनता की जीत बताकर 2022 में मिशन रिपीट का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि नतीजे प्रदेश की जनता का मूड बता रहे हैं और 2022 में कांग्रेस की वापसी तय। जो 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उन 4 कॉरपोरेशन में धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमको जो जितनी आवश्यकता है वहां पर बहुमत के लिए, वो बहुमत हमारे पास उपलब्ध हो गया है। मंडी नई कॉरपोरेशन थी, मंडी में हम जीते, पालमपुर में कांग्रेस जीती, सोलन में कांग्रेस आगे है और उनसे थोड़े ही पीछे हम हैं। एक जो इंडिपेंडेंट वहां पर जीते हैं वो भी हमारी पार्टी में हमारे साथ सहयोग देने के लिए उपलब्ध भी हैं और तैयार भी है। पालमपुर और सोलन में अगर थोड़ी बहुत अगर हमारी कमी रह गई है, निश्चित रूप से हम सारी चीजों को लेकर के एक आत्मनिरीक्षण करेंगे। चुनाव से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है और हम नई ताकत के साथ एक नए मजबूत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगला जो निशाना है हमारा, वो अभी लोकसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, एक विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, हमारा निशाना रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम विधानसभा और लोकसभा में भी विजयी होंगे। अगला निशाना जो है 2022 का विधानसभा चुनाव, और जो हालात आज देश के और प्रदेश के बने, कांग्रेस संगठन को हम और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। बीजेपी दावा कर रही है कि मंडी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 4 नगर निगम जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। 4 नगर निगमों के चुनाव थे, उसमें हम मंडी में एक प्रचंड बहुमत के साथ 75% उम्मीदवार जो हैं मंडी से भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। धर्मशाला से हम बहुमत में हैं, जो एक वहाँ भी 4 2 हैं तो 8 वो हैं, तो वहाँ भी हमारा प्रचंड बहुमत है। ठीक है, टिकटों में क्योंकि जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो उसके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि इस बार नहीं मैं लड़ूंगा तो फिर तो मैं कब लड़ूंगा, मैं जीत जाऊंगा। तो उस तरीके से
जिन्होंने इंडिपेंडेंट भरे थे वो भी हमारे ही प्रत्याशी थे। अब 4 धर्मशाला में वो जीत गए तो वहाँ भी 12/17 आ गए। पार्टी आश्वस्त थी, हम आश्वस्त थे कि चारों नगर निगम जो है कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। बल की ताकत से 2 जगह पे इन्हें पराजित किया। हम 2 जगह पे भी इनको पराजित कर सकते थे, लेकिन जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करते रहे, इनके जितने मंत्री हैं वो वार्डों में दर दर घूमते रहे और मुख्यमंत्री जी को हमने वार्डों में घूमने पे मजबूर कर दिया। हिमाचल में हुए 4 नगर निगम चुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। बीजेपी नतीजों को जयराम सरकार के विकास की जीत बता रही है, तो कांग्रेस नतीजों को अपने पक्ष में 2022 का माहौल बता रही है। गौरतलब है कि इस बार नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर हुए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। चुनाव के परिणाम के बाद में बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या नगर निगम चुनाव के नतीजों को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़ना सही है? सवाल नंबर 2 ये उठता है कि क्या 4 नगर निगम चुनावों को 2022 का सेमीफाइनल माना जा सकता है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। क्या नगर निगम चुनाव के नतीजे बीजेपी सरकार के लिए एक अलार्म है, क्योंकि बीजेपी जो है चारों सीट में जीत का दावा कर रही है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं और बीजेपी से विधायक है परमजीत सिंह पम्मी और कांग्रेस से विधायक है राजेंद्र सिंह राणा। दोनों का बहुत स्वागत है सर चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं आऊंगी बीजेपी के पास। विधायक परमजीत सिंह पम्मी जी, 2 नगर निगम पर जो है आपकी जीत हुई है, हालांकि धर्मशाला में जो है निर्दलीय का सहयोग है, आप कैसे देख रहे हैं सर? हेलो, परमजीत पम्मी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अभी आई आवाज, अभी आई। सर मेरा सवाल ये है कि 2 नगर निगम पर जो है आपकी जीत हुई, बेशक मंडी में जो है बम्पर जीत हुई, लेकिन धर्मशाला में सर निर्दलीय का सहयोग है। आप कैसे देख रहे हो इन नतीजों को? दीपिका जी, जो मैं सभी जो मतदाता हिमाचल प्रदेश की कॉरपोरेशन के लोग हैं उनको धन्यवाद करता हूं और उनके जो जनादेश दिया है हम स्वीकार कर। बम्पर जीत हुई है। मंडी, पालमपुर, सोलन जो नया कॉरपोरेशन बना है, तो धर्मशाला का कॉरपोरेशन पहले से बना था, उसमें पहले सत्ता में कांग्रेस थी, लेकिन आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो काम किए उससे प्रभावित होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और धर्मशाला में भी हमारा जो कॉरपोरेशन में हमारा कब्जा है और मंडी में हमारे प्रचंड बहुमत हमारे को मिला है। और जो सोलन में हमें थोड़ा हम पीछे रहे हैं, हम सोलन की जनता का भी धन्यवाद करते हैं और जनादेश का सत्कार करते हैं, लेकिन वहां पे और पालमपुर में जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे बीच में की कोशिश की गई है कि आपके ऊपर टैक्स लग जाएंगे, आपके जो पशु है उनके ऊपर टैक्स लगेंगे, वो लोगों को बरगलाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो कोई कमियां रहेंगी हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है सर, लेकिन सर सोलन और पालमपुर में क्या लगता है सर, कहां पर चूक हुई है? दीपिका जी, चूक की बात नहीं कर सकते, लेकिन पालमपुर में और सोलन में कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जो नए लोग जुड़े थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़े थे, उनको ये लोग गुमराह करने में ये कामयाब हो गए हैं। इन्होंने लोगों को बहुत गुमराह किया कि वहां पे नगर निगम में, कॉरपोरेशन में आपको बहुत भारी टैक्स लगेंगे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका आश्वासन भी दिया था कि जो 5 साल कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये अपनी बात में ये कामयाब हुए। लेकिन लोग समझदार है, 6 महीने के अंदर अंदर लोगों को इस चीज का पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विकास करा सकती है इस प्रदेश। ठीक है, आपके मुताबिक, ठीक है सर, आपके मुताबिक ये है कि मंडी और धर्मशाला में जो है कांग्रेस गुमराह करने में कामयाब नहीं हुई। राजेंद्र राणा जी, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर जो है आप लोग जो है गुमराह करने के लिए कामयाब नहीं हुए, लेकिन 2 सीटों पर जो है आप लोग गुमराह करने के लिए कामयाब हुए। कैसे देखते हैं आप इस बयान को, आप बीजेपी के? देखिए दीपिका जी, दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि
जो पालमपुर नगर निगम का चुनाव हुआ है उसमें 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 11 पे कांग्रेस पार्टी जो है वो काबिज हुई है। वहीं पर मंडी में सेम आंकड़ा रहा है, 11 पे भाजपा रही है और 4 पे कांग्रेस रही है। धर्मशाला में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और इसमें सोलन में भी इनको 7 सीटों पे जो है वो संतोष करना पड़ा है। मैं ये जो हमारे साथी हैं, विधायक साथी हैं हमारे भाई पमी जी, ये कह रहे हैं कि पालमपुर में और सोलन में ग्रामीण क्षेत्रों को गुमराह करने में कांग्रेस जो सफल रही है। देखिए, कारपोरेशन इनके समय बनी है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो लगातार विरोध कर रहे थे कि हम शहर में शामिल नहीं होना चाहते हैं और जब चुनाव हुआ तो उन लोगों को कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने, हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि नहीं, हम आपको चुनावों के बाद आपको ग्रामीण क्षेत्र का फिर से दर्जा दे देंगे। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि आज प्रदेश में जो माहौल खड़ा है वो सरकार के खिलाफ है, लोगों में रोष है, महंगाई आसमान को छू रही है, कोविड काल में जो है बेरोजगारी और बढ़ गई है, जो लोग रोजगार में थे उनको भी फिर से रोजगार से हाथ धोना पड़े हैं, 10 से 20 लाख आंकड़ा पहुंच गया बेरोजगारों का। आज जो गृहिणियां हैं वो तंग हैं क्योंकि गैस के दाम जो है 950 से पार हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, प्रदेश का कर्मचारी सरकार से खफा है, उनको मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं और इसके अलावा जो है प्रदेश का जो व्यापारी है वो सरकार की नीतियों से तंग है। इसके अलावा विकास पूरी तरह थम गया है और लोगों में भारी रोष है। और मुझे लगता है कि क्या जरूरत पड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी को कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी गली गली में और मोहल्ले मोहल्ले में घुमा दिया। इससे पहले इतिहास में ऐसे चुनाव हुए हैं तो प्रदेश की सरकार कोई भी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक जनसभा करवा के संदेश देते हुए चले जाते थे। एक कारपोरेशन के इलेक्शन में 3 दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को और एक दिन में 7 से 8 जनसभाएं करा के एक संदेश इन्होंने दिया और लोगों में मैसेज गया कि भाई अगर सरकार ने काम किए होते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार आते, ना भी आते तो शिमला से संदेश भेज देते तो भी लोग वोट डालते, परंतु विकास हुआ नहीं था। तभी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी वार्ड वाइज जो है मोहल्ले मोहल्ले में जाना पड़ा। इसलिए प्रदेश के लोगों में चाहे कोई भी तबका है उसमें रोष है। और देखिए पूरे मेरे पास आंकड़े हैं, 29 सीटें कांग्रेस जीती है और 28 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। हालांकि सत्ता इनकी है, 1.5 साल सरकार का इनको बाकी कार्यकाल पड़ा है और 28 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 29 कांग्रेस ने जीती हैं, 7 निर्दलीय और 7 निर्दलीयों में ज्यादातर जो है वो कांग्रेस के डिसीडेंट हैं। मैं साफ तौर पर ये दीपिका जी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के लोगों में रोष है और 2022 में भी यहाँ के लोगों ने संदेश दिया है कि प्रदेश की जो सत्ता है उसका परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता लोग दिखाने वाले हैं। राजेंद्र राणा जी, क्या आप इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं? क्या लगता है अगले साल जो है कांग्रेस सत्ता में आएगी? देखिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि राजनीतिक फिजाओं में बदलाव का संकेत जो है इन चुनावों ने दिया है। हालांकि जो पिछले पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लोग जीत कर आए हैं, परंतु वो चुनाव जो है वो पार्टी चुनाव चिन्ह पे नहीं हुआ था। इस बार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप पार्टी चुनाव चिन्ह पे चुनाव कराइए और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया। अब जो है साफ स्थिति नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है, कांग्रेस आगे बढ़ी है और लोगों ने फैसला जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया है। इनको क्लियर कट मेजॉरिटी कहीं आई है तो इनको मंडी में आई है, पालमपुर और सोलन में कांग्रेस को आई है और धर्मशाला में जो है क्लियर कट मेजॉरिटी किसी की भी नहीं, 8 सीटें को आई हैं और क्लियर कट मेजॉरिटी धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। ये तो मन को बहलाने वाली बात ठीक है कह रहे हैं, परंतु प्रदेश की जनता की नाराजगी सरकार के प्रति बिल्कुल जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। जो वायदे 2017 में प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने किए थे, भाजपा ने किए थे, वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए हैं और डबल इंजन का वायदा करके कि दिल्ली में भी हमारा इंजन है, प्रदेश में भी हमारी सरकार बनाइए, डबल इंजन जो है उससे काम होगा, डबल विकास से रफ्तार से काम होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल कागजों में रह गई हैं और धरातल पे कुछ नहीं उतरा है और लोगों में सरकार के प्रति रोष है जो इन चुनावों में देखने को मिला है।
परमजीत सिंह पम्मी जी, राजेंद्र राणा का कहना है कि जो नतीजे हैं वो बदलाव के संकेत है, डबल इंजन की सरकार के चलते जो है, हालांकि आप लोग जो है बार बार यही कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राजेंद्र राणा का कहना है कि विकास जो है पूरी तरीके से ठप है। जिसे हालांकि जो है सीएम जयराम ठाकुर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम खुद सुन रहे थे, उनका कहना है कि 2022 में जो है उन्होंने जीत का दावा किया। क्या लगता है, मिथक तोड़ पाओगे आप लोग, रिपीट कर पाओगे? हालांकि जो है हिमाचल में है नहीं ऐसा इतिहास। दीपिका जी, राजेंद्र राणा जी हमारे मित्र है, इनको बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार ने इतना विकास हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है कि आज तक का इतिहास का रिकॉर्ड है। क्योंकि जो सड़कों की दुर्दशा कांग्रेस के टाइम में थी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल में सड़कों की आज कोई भी खड्डा किसी सड़क में नजर नहीं आता। सड़कें चकाचक है हिमाचल प्रदेश की। और जो डबल इंजन की सरकार है, वो इतना पैसा हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है कि उससे विकास के एक नए आयाम स्थापित हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी है, उससे जो आम जनता है, आम लोग है, गरीब जनता है, बहुत खुश है। और जो हमने पिछले भी चुनाव जीते, चाहे वो पिछले विधानसभा के उपचुनाव थे, चाहे लोकसभा की 4 सीटें थी, और लोकसभा में 68 की 68 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की लीड रही है। और मैं दावे के साथ कहूंगा कि जो आने वाला उपचुनाव है, चाहे वो फतेहपुर का उपचुनाव है, चाहे मंडी लोकसभा का उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसको जनता ने पसंद किया है और उसको जनता पसंद करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो हर गांव में जाके लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हमारे राणा जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री को गली गली में जाना पड़ गया। जयराम ठाकुर जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो लोगों की समस्याओं को गांव में जाके सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। दूसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 40 विधानसभा क्षेत्र में दूसरे दौर के उसमें घूम चुके हैं। उनको पता है कि गांव की क्या समस्या होती है। इसलिए ये कांग्रेस के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि दोबारा सत्ता में कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन पहली बार होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर कि माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी और भारी बहुमत से करेगी। लेकिन परमजीत सिंह पम्मी जी, बेरोजगार जो है चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, इन मुद्दों को आप कैसे, किस तरीके से कन्विंस करेंगे जनता के लिए? बेरोजगारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को स्वावलंबन योजना चलाई है, जो बहुत फेमस हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जो महंगाई की बात है दीपिका जी, यूपीए के सरकार में जो सिलेंडरों की कीमत थी, कितने रेट थे, डीजल के कितने रेट थे, ये जो मार्केट वैल्यूज के हिसाब से जो डीजल और पेट्रोल है कम होता जा रहा है। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने बेरोजगारों के लिए जो स्वावलंबन योजना मैंने जो कहा है चलाई है, उससे अनेक जो हमारे बेरोजगार लोग थे, बेरोजगार लड़के थे, बेरोजगार युवक थे, उनको अपने साथ साथ रोजगार के साथ भी और लोगों को भी उन्होंने रोजगार दिया। और ये जो स्वावलंबन योजना बहुत कारगर साबित हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति पूरे सचेत है और उन्होंने इस बार तो इसको और थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी परमजीत सिंह पम्मी जी। यहाँ पे राजेंद्र राणा कुछ कहना चाह रहे, बताइए राणा जी। दीपिका जी, मैं पम्मी जी से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये सड़कों की बात कर रहे हैं, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि जब चुनाव होने थे उससे पहले नितिन गडकरी जी बतौर परिवहन मंत्री जो है वहां पर हिमाचल प्रदेश में आए थे और 65,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर गए थे, जिसमें 69 नेशनल हाईवे बनाने की उन्होंने घोषणा करी थी। एक भी नेशनल हाईवे आज तक नहीं बना। और दूसरा, अगर केंद्र सरकार इनकी मदद कर रही है और विकास के लिए पैसा दे रही है, तो 45,000 से करोड़ रुपए से कर्जा 63,000 करोड़ रुपए इन्होंने पहुंचा दिया 3.5 साल में। 18,000 करोड़ कर्जा ले लिया। कर्जा लेके तो ये सरकार चल रही है। और दूसरी महंगाई की बात कर रहे हैं कि 392 रुपए में सिलेंडर यूपीए सरकार के समय मिलता था, तो अब 950 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। तो क्या डबल से भी ज्यादा कीमत हो गई? तो ये सस्ता है। दूसरा, पेट्रोल जो है वो 63 रुपए प्रति लीटर था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो था वो क्रूड ऑयल जो है वो 130 से 135 डॉलर प्रति बैरल था, अब वो 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल है। और भाव जो है और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल के दाम 63 से आप 100 रुपए के करीब हो गए हैं, डीजल 50 से 90 रुपए हो गया।
और दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाली डीजल और पेट्रोल पे सरकार कोई है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सबसे ज्यादा दुनिया में टैक्स जो इन लोगों ने लगाया है। गैस सबसे ज्यादा महंगी दुनिया में सरकार दे रही है। आप देखिए कि खाद्य पदार्थों के दाम कहां पहुंच गए। और सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों में तो कई बार मुद्दे उठे हैं कि गाड़ी खड्डे में है या खड्डा गाड़ी में है, कोई पता नहीं लगता था, इतनी बुरी हालत थी। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। अब भाजपा के चश्मे में शायद कहीं ना कहीं विकास नजर आ रहा हो तो उनका अपना चश्मा होगा, परंतु आम आदमी के, पब्लिक के नजर में कोई ऐसा विकास जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। वो दौर पिछला 5 साल का था राजा वीरभद्र जी का, जब प्रशासनिक यूनिट जो है एसडीएम के 10 एसडीएम के कार्यालय खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, स्कूल अपग्रेड किए गए, कॉलेजेस बनाए गए, वो सारी की सारी चीजें ओझल हो गई हैं और विकास पूरी तरह थम गया। हो सकता है कि इनके जो अपने विधायक हों उनके वहां थोड़ा बहुत काम हुआ हो, परंतु आज हिमाचल प्रदेश में बात करें तो सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है और एक हमारे जो जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी धर्मपुर, वहां 2 में लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ काम हो रहा है, बाकी मंडी में काम नहीं हो रहा है, बाकी चुनाव क्षेत्रों में बाकी तो कहाँ हो गया। हमीरपुर जिला जो है पूरी तरह नेग्लेक्ट किया गया है, कांगड़ा नेग्लेक्ट हो चुका है। और ये जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात कर रहे हैं तो कारपोरेशन के चुनाव से पहले भी बात करते हैं कि हम चारों के चारों जीत रहे हैं। और ये बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शन में जब बाई इलेक्शन आएगा तो फतेहपुर की जनता तय करेगी भाई चुनाव किसको जिताना है। परंतु मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सरकार की गलत नीतियों के कारण और सरकार के डुलमुल रुपये के कारण जो है इनका भाजपा का पूरी तरह सफाया होने वाला है। और ये वो सरकार है जो सुबह नाश्ते पे कोई और फैसला लेती है, दोपहर को लंच पे कुछ और बदल जाता है और रात पे डिनर तक तो कुछ और ही हो जाता है। ये आम आदमी कहता है कि सरकार जो है वो फैसला जो है लेने में सक्षम नहीं है, अफसरशाही पूरी तरह हावी है, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। इसलिए बहुत सारे इश्यूज हैं, लोगों में गुस्सा है और लोगों के पास एक ही अधिकार है गुस्सा निकालने का कि जब चुनाव हो तो बटन का सही इस्तेमाल करके लोग जो है अपना गुस्से का इजहार करते हैं। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर भाजपा को इसका जो है नतीजे मिलेंगे। जवाब दीजिए परमजीत सिंह पम्मी जी, जवाब दीजिए आप। दीपिका जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो नेशनल हाईवे की बात राणा जी कर रहे थे, वो 69 नेशनल हाईवे, उसमें से हमारे 52 नेशनल हाईवे की जो डीपीआर के लिए पैसा आ चुका है, उसकी 52 नेशनल हाईवे की डीपीआर तैयार हो चुकी है। और राणा जी बोल रहे थे सड़कों के खड्डे की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के टाइम में सड़कों की जो दुर्दशा थी उस चीज को आम हिमाचल की जनता बोल रही है कि सड़कों के प्रति जो काम हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ है वो एक रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। सड़कों की बहुत हालत खराब थी, लेकिन 3 साल के अंदर आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने सड़कों की दशा को सुधारा है। और जो बात महंगाई की बात कर रहे थे, डीजल पे टैक्स की बात कर रहे थे, लेकिन यूपीए के टाइम की जो स्थिति थी वो एक अलग स्थिति थी, उसको राणा जी नहीं बता रहे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जितने विकास के कार्य इस देश के अंदर किए हैं, जितने विकास के कार्य इस हिमाचल प्रदेश के अंदर किए हैं, और कांग्रेस के लोगों ने उस विकास के कार्यों में कोई हमें सहयोग नहीं दिया, उसमें टिप्पणी करते रहे हैं। और जैसे हमें राणा जी कह रहे थे स्कूल अपग्रेड कराए, हॉस्पिटल अपग्रेड कराए, जाते जाते कांग्रेस के लोग स्कूलों को तो अपग्रेडेशन करके चले गए, हॉस्पिटलों को अपग्रेडेशन करके चले गए, लेकिन उसमें किसी में भी स्कूल में बजट का प्रावधान नहीं किया गया। कॉलेज अपग्रेड कर दिए, नए कॉलेज खोल दिए गए, उनमें कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने जितने भी स्कूल अपग्रेड किए थे उनको बजट का प्रावधान किया, जो नए कॉलेज खोले थे उनको बजट का प्रावधान किया, जो नए सब सेंटर खोले थे उनको बजट का प्रावधान किया। और जो कर्जे की बात कर रहे थे आदरणीय राणा जी, मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कर्जा किसी सरकार ने लिया है तो कांग्रेस की सरकार ने लिया है। हम तो उसमें ब्याज देते देते ही थक रहे हैं, और कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ ये कर्जा लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जो कर्जा थोड़ा बहुत लिया भी है वो विकास के कार्यों में खर्च किया है। कांग्रेस के समय में तो पता ही नहीं लगता कि कर्जा कहाँ लगा है, कैसे लगा है। लेकिन धन्यवाद करूंगा जयराम ठाकुर जी ने कि जितने भी काम किए हैं
जनता के हित में फैसले लिए, जनता के हित में काम किए, और जितने भी जैसे राणा जी कह रहे स्कूलों की बात है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का प्रावधान किया। ये तो घोषणाएं करके चले गए, उनको अगर अमली जामा पहनाया तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने पहनाया है, माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है परमजीत सिंह, आप जो है विकास का दावा कर रहे, विपक्ष की तरफ से यही आरोप है कि जो है जयराम सरकार ने किया भाई जो है कोई भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की क्या जो है दावा कर रहे थे। लेकिन अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं सिर्फ 2 सीटों पर जो है आपकी जीत हासिल हुई है, धर्मशाला में जो है निर्दलीय का सहारा है। क्या आप इन नतीजों को अलार्म के तौर पर देखा जा रहा है अब? उसमें दीपिका जी ऐसे है, जनता का जनादेश है, उसको हम स्वीकार करते हैं। उसमें पार्टी में मंथन होगा कि कहाँ कमी रही है, कहाँ हमने कमी छोड़ दी है, लेकिन विकास के मामले में जयराम ठाकुर जी का कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिला है जो आम जनता को मिलता है, आम लोगों को मिलता है, आम आदमी जनता तक, आम आदमी मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है। और विकास के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि विकास के मामले में हम कॉरपोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और हम विकास के मामले में जनता के प्रति जो हम जवाबदेह है, जो जनता से कमिटमेंट की है, जो वायदे किए हैं, उन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा उतरेगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जितने झूठे वादे कॉरपोरेशन में किए हैं, मैं तो ये सोचता हूँ, सोचने को मजबूर हूँ कि ये वादे, झूठे वादे कैसे पूरा करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इतना फंड, ये इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जो लोगों को इन्होंने झूठ बोल बोल के यहाँ पे कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, बहुत लोगों को बरगलाने। राजेंद्र राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए सर। दीपिका जी, मैं पम्मी जी को बताना चाहता हूँ कि जब पिछली 2017 में गवर्नमेंट गई थी कांग्रेस की, तब 45,000 करोड़ कर्जा था, जो कि आज तक जितनी सरकारें रही, चाहे शांता जी की रही, चाहे राजा साहब की रही, चाहे प्रेम कुमार धूमल की रही, अब तक 45,000 करोड़ रुपए कर्जा था। और इन्होंने 3.5 साल में वो कर्जा 18,000 करोड़ रुपए कर्जा बढ़ा दिया। जितना मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो इनका टारगेट है कर्जा लेने का, जितना इतने 60 सालों में कर्जा लिया होगा, वो ये सिर्फ 5 साल में कर देंगे। क्योंकि दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विकास की बातें कर रहे हैं कि कहां से ये वायदे पूरा करेंगे, हमने कोई ऐसा वायदा नहीं किया कि 15 लाख रुपया देना कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए डलवा देंगे, ऐसा कोई हमने वायदा नहीं किया है। हमने सोलन नगर निगम में भी पानी की बात कही है कि आपको सस्ते दामों पे पानी के बिल आएंगे, कम बिल आएंगे, आपको गार्बेज आपका फ्री उठाएंगे, आपको पानी जो है उसकी सुविधा देंगे, हम ग्रामीण क्षेत्रों को टैक्स फ्री जो है वो 15 साल तक देंगे, वो वायदे पूरे करेंगे। रही ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात और प्रदेश सरकार की कि ये कैसे चलाएंगे, तो 5 साल राजा वीरभद्र जी ने सरकार चलाई, बढ़िया ढंग से चलाई, डटकर विकास के काम किए। हालांकि केंद्र में सरकार जो थी वो इनका सहयोग नहीं कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके बाद भी डटकर प्रदेश में काम हुए, कर्मचारी जो है खुश रहे, आम जनता खुश रही, लोगों के काम हुए। ये कहना कि जिस केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में है, मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है। हर काम जो है वो उसका इतना एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत काम होता है। कारपोरेशन बनी है, जो कारपोरेशन को फंड्स मिलने हैं वो मिलेंगे ही। विधायक हमारे लोकल है, वो भी काम करेंगे, पालपुर वाले विधायक भी हमारे हैं, वो भी काम करेंगे। इसलिए काम तो होते रहेंगे, परंतु ये हकीकत है, ये इनको भी मालूम है कि प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, विकास नहीं हो पा रहे हैं। लोग जो हैं वो इस उम्मीद में थे कि भाई हमारे साथ जो वायदे किए हैं वो वायदे पूरे होंगे। वो वायदे जो इन्होंने दृष्टि पत्र के नाम पर घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर इनकी दृष्टि नहीं जा रही है। और ये सारी चीजें हैं, कर्जा ले लेके सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, दिल्ली वाली है। ठीक है राजेंद्र राणा जी, समय बहुत कम है। परमजीत सिंह जी, ये जवाब दीजिए, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास जो है पूरी तरीके से ठप है, लेकिन आपकी सरकार का ये दावा है कि कोरोना काल में भी जो है प्रदेश में विकास हुए हैं। ये देखो, कोरोना काल में लोग घरों से नहीं निकले, लोगों की नौकरियां चलेगी, व्यापारियों के व्यापार खत्म हो गए, लोग कर्जे में डूब गए, उनके काम नहीं हुए, व्यापार नहीं चले। तो इसलिए ये कहना कि विकास हुआ, लोग घर से नहीं निकले, तो विकास कहां से होगा? तो 1 साल जो है तो पूरी तरह जो है विकास कार्य पूरे तरह ठप रहे हैं।
और वैसे भी 3.5 साल से सरकार जो है विकास नहीं करवा पा रही है, और सरकार जो है मुझे लगता है कि सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चारों नगर निगम के चुनाव में जो है दोनों को जो है बराबर का सीट मिला। ऐसे में देखना होगा कि 2022 में क्या परिणाम निकल कर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन नतीजों को जो है सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए इस